ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमारी कोशिश हर खबर को आपके दरवाजे तक लाए। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आप सबका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक बार फिर आज हमारे बीच में शहर की जानी मानी शख्सियत, बहुत ही मशहूर डॉक्टर मंजेश राठी जी, न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं। ये मुरादाबाद ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हमारे इंडिया का नाम रोशन करने वाले, नाम रोशन करने वाले डॉक्टर मंजेश राठी जी का आज हमारे टॉक शो में स्वागत है। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो आपने इतनी बिजी शेड्यूल में से आप यहाँ पे आए हमारे टॉक शो में, नो डाउट हमारे व्यूअर्स से इसका बहुत फायदा पहुंचने वाला है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जर्नी की शुरुआत आपने कैसे करी, आप एमबीबीएस में कैसे आए, और सर आपने यही लाइन क्यों चुनी न्यूरो की, इसके पीछे क्या रहा सर? देखिए, अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो जब मैंने 12th क्लास पास की थी तो मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ था, इंजीनियरिंग में हुआ था, एनडीए में हुआ था। तो परिवार में जब डिस्कशन हुआ कि भाई क्या करें, तो मेरा एक ही एम था कि मैं ओल्ड एज में अपने माँ बाप के साथ रह सकूँ, उन्हें अपने साथ रह सकूँ। तो अगर मैं इंजीनियरिंग करता तो अमेरिका चला जाता, उस टाइम ये ट्रेंड था, सब फॉरेन चले जाते। अगर मैं आपका एनडीए में जाता तो ऑफिसर बन के हर 2 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं मेडिकल साइंस चूज़ करूं, तो मेडिकल साइंस चूज़ किया। 97 बैच है मेरा एमबीबीएस का। फिर उसके बाद में मैंने एमडी किया। एमडी के बाद में मैंने डीएम किया न्यूरोलॉजी में। मेरा शुरू से इंटरेस्ट था न्यूरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में मेरे को और भी ब्रांचेस मिल रही थी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर भी मिल रहा था, और ब्रांचेस भी थी, एंडोक्राइनोलॉजी भी थी, लेकिन मैंने न्यूरोलॉजी चूज़ किया। शुरू से मेरा इसमें इंटरेस्ट था। फिर मेरा मुरादाबाद में बात करूं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, तो मेरा 2004 बैच है यूपीएससी का, मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने रेलवे सर्विसेज ज्वाइन की और यूपीएससी के थ्रू रेलवे सर्विसेज ज्वाइन की। उसमें मैंने जूनियर स्केल ऑफिसर, सीनियर स्केल ऑफिसर तक काम किया। 2016 तक मैंने काम किया। 2016 के बाद में मैंने सोचा कि मेरी सेवाएं लार्ज स्केल पे मिलें, पब्लिक को मिलें, खाली रेलवे तक सीमित ना रहें। तो मैंने अपनी संस्था डीएमआर हॉस्पिटल बनाया और उसमें न्यूरो साइंसेज की, और आपके आशीर्वाद से सारी फैसिलिटीज़ जो संसार में अवेलेबल है वो हमारे पास है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आप शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। ये जो न्यूरोलॉजी है सर, इसमें शरीर के कौन कौन से अंग इसमें कवर करते हैं और कौन कौन सी बीमारियां कॉमन इसमें देखने को मिलती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है। अगर बात करें तो सबसे पहले तो ब्रेन जो पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन से सब नर्व कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी। तो ब्रेन और ब्रेन की बीमारी, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी, जिसे रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी बीमारी कहते हैं। फिर वो नर्व आपके हाथ में आ जाएंगी, पैर में चली जाएंगी, तो हाथ और पैर की नर्व, जिसे पेरिफेरल नर्व कहते हैं, उसकी बीमारियों में जैसे हाथ पैरों में दर्द होना, झंझनाहट होना, सुनपन आना। फिर चौथा पार्ट मसल्स, जितनी भी हमारे सिर से लेके पैर तक की मसल्स हैं वो न्यूरोलॉजी का पार्ट है। और जितने मस्कुलर डिसऑर्डर हैं, मसल में जैसे फेसिकुलेशन हो रहा है, मसल पेन हो रहे हैं, माइल्जिया हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन रहता है, वो सब मसल्स के डिसऑर्डर होते हैं, वो सब न्यूरोलॉजी का पार्ट है। और पांचवा पार्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, जहाँ पे नर्व और मसल्स जुड़ती हैं, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो माइस्थीनिया टाइप की बीमारी होती है। तो वो भी काफ़ी आजकल बढ़ रही है। उसमें जल्दी से थकान हो जाती है और आदमी नॉर्मल काम करने में ज़्यादा थकान महसूस करता है, पलकें गिर जाती हैं, बोलने में दिक्कत होती है, इस तरह की बीमारी है। तो ये 5 पार्ट कवर होते हैं न्यूरोलॉजी में। सर, जैसे आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत चल रहा है, पक्षाघात जिसे बोलते हैं, और सर हमें पता चला है कि आपके हॉस्पिटल में इस पे रिसर्च चल रही है जी। तो एक तो सर ये रिसर्च कहाँ तक पहुंची है और इससे आने वाले टाइम में हमको क्या फायदा मिलेगा, और सर ये जो स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजी की क्लिनिक्स हैं ये कौन कौन सी चल रही है सर डीएमआर में? देखिए, अब इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर हम बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक, पक्षाघात, लकवा सबसे कॉमन बीमारी है। इसमें क्या है कि जैसे मैं देख रहा हूँ इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है पहले से। और अगर बात करूँ, मैं 2008 में मैंने एक स्टडीज़ की थी, तो उन स्टडीज़ में ये था कि जो एवरेज एज है पैरालिसिस की, ब्रेन स्ट्रोक की, वो करीबन 60-62 के आसपास थी। पर अब देखने को विगत वर्षों में ये मिला है कि ये उम्र जो है एवरेज एज घट के 42-43 ईयर हो गई है। जिसको बोलते हैं, अगर 45 साल से कम एज में ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक इन यंग। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए, आपकी और हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है उसको उठाने के लिए मेन जो काम है वो हमारी कमाऊ जो अर्थ पॉपुलेशन है, अर्निंग पॉपुलेशन है। उसी कारण से इंडिया हमारा टिका हुआ है। हम लोग इकोनॉमी में गिरते नहीं है, कभी भी उठते रहते हैं कि हमारी अर्निंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 15 साल से 50 साल 55 साल की पॉपुलेशन मैक्सिमम इंडिया में काम करती है।
अगर उसी में ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, सपोज कीजिए किसी 30 साल के आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो खुद की जनरेशन तो खराब हुई, वो अपने आप को रोजगार नहीं ले सकता, दूसरा अपने बच्चों को जो पढ़ाने वाली जिम्मेदारी है वो भी नहीं कर सकता, सेकंड जनरेशन में अफेक्ट हुई। और हमारे जो पारिवारिक जो स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान में कि हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज में हम पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो थर्ड जनरेशन वो अफेक्ट होगी। तो जो स्ट्रोक इन यंग है उसे मैं 3 जनरेशन का पैरालिसिस कहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशली स्ट्रोक क्लिनिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रोक आईसीयू है। स्ट्रोक आईसीयू अपनी तरह का अकेला आईसीयू है इस मंडल में, जिसमें अगर पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक का 4.5 घंटे में आ जाए उसे गोल्डन पीरियड कहते हैं। गोल्डन पीरियड अगर उसमें आ जाए तो उस क्लॉट को हम घोल सकते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के द्वारा, और उसमें इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। तो मेरा जो मैसेज है, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो, मोस्टली गलती क्या करते हैं, उसे हम लकवा समझ के ये देसी इलाज हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपको कोई लक्षण है आपको ब्रेन स्ट्रोक का, सिंपल लक्षण बताता हूँ मैं आपको। अगर आपके चेहरे पे डेविएशन है, अगर आपको पानी पीने में, कुल्ला करने में चेहरे में टेढ़ापन आ रहा है, या आप महसूस कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। अगर आपकी जबान में कोई भी बदलाव आ रहा है, देखिए बोलना दिमाग का काम है, अगर हम लोग बैठे हैं, अगर बोलने में थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आंख बंद करके बता दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन है। अगर एक तरफ की आपकी नसों में सुन्नी आ रही है, एक तरफ के हाथ पैर चलने में दिक्कत आ रही है, या आपके चलने में लड़खड़ाहट आ रही है, बैलेंस नहीं आ रहा है, अटैक्सिया हो रहा है, तो ये 5 लक्षण हैं आपके ब्रेन स्ट्रोक के। अगर इनको हम पकड़ लें तो हम इसको अर्लीस्ट सेंटर पे पहुंच के, डीएमआर न्यूरो सेंटर जो है 4.5 घंटे में पहुंच जाएं तो थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं, और इसमें जो रिकवरी रेट बहुत अच्छी होती है। वेरी गुड। जितना हम लेट पहुंचेंगे उतना रिकवरी रेट स्लो ज़्यादा। सर बहुत बढ़िया बताया आपने, ये बातें मेरे व्यूअर्स को बहुत फायदा पहुंचाएंगी। डॉक्टर जैसे एक कॉमन समस्या आजकल बहुत चल रही है नींद ना आने की। जी। नींद नहीं आ रही है, एकदम अचानक नींद खुल जाती है, फिर व्यक्ति रात भर जागता रहता है। इस समस्या के पीछे क्या लगता है, ऐसा क्या निदान है? देखिए, हमारे पास में स्लीप लैब है जिसे पॉलीसोम्नोग्राफिक लैब कहते हैं। ये अपनी तरह की एकमात्र लैब है, अगर मुरादाबाद की बात करें या वेस्टर्न यूपी में बात करें। जैसे कि आजकल आप देखिए, पहले तो क्या था, हम उन बीमारियों का इलाज करते थे जो कि नींद वाली मतलब दिन वाली बीमारियां थी। जैसे आपको सिर में दर्द हो गया, आपको जो है पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है। आजकल नींद की बीमारियां बढ़ गई हैं, जो नींद में बीमारियां होती हैं। और सबसे कॉमन बीमारी है नींद की, नींद ना आना, इंसोम्निया। इंसोम्निया, तो उसमें क्या है, मरीज के लक्षण क्या होते हैं? साहब मेरी आंखें बंद नहीं होती, मैं रात भर आंखें देखता रहता हूँ, ऊपर छत देखता रहता हूँ। कोई कहता है कि साहब मेरी आंखें तो बंद हो जाती हैं पर मेरा दिमाग चलता रहता, ख्वाब आते हैं। तो ये इंसोम्निया की बीमारी है। दूसरा क्या है, इंसोम्निया के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी आ गई है, रात में खर्राटे लेना। रात में जो खर्राटे लेना अगर बात करें तो अब हमारी काफ़ी पॉपुलेशन में बढ़ गया है, और उसमें अगर खर्राटे में आपका सांस बंद हो जाता है, मीन्स खर्राटे लेते लेते आप थोड़ी देर के लिए सांस बंद कर लें, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वो एक गंभीर बीमारी है, उसमें आपके ब्रेन में और आपके हार्ट में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो रात में खर्राटे आते हैं उन्हें बड़ा ध्यान रखना है, उन्हें खर्राटों को दूर करना है। तो बात करें अगर नींद की प्रॉब्लम की, तो इसमें इंसोम्निया सबसे कॉमन है। और कुछ ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं, अच्छा एक और इसमें जिस दिन लोग खर्राटे आते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है, जो देखने को मिला है, दिन में बैठे बैठे सो जाते हैं, जहाँ चांस मिला एकदम सो गए। वो एक्सीडेंट का बहुत कॉमन कारण है। अगर हमने ये आपका ओएस है और हमने जो रात दिन में बैठे बैठे सो जाना, जिसको नार्कोलेप्सी कहते हैं, अगर उसको प्रिवेंट कर लिया तो मानिए हम सैकड़ों एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट का मोस्ट कॉमन कारण यही हो गया कि बैठे बैठे सो जाना। तो उसको हमें बचाना पड़ेगा। और नींद में बोलना, नींद में चलना, ये सब नींद के विकार हैं, नींद के डिसऑर्डर हैं। इंसोम्निया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है। जब से परिवार छोटे हुए हैं, जब से आपका सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ हो गया है, तो हम सोशल मीडिया का मिसयूज़ करने लगे हैं। एक तो यूज़ होता है, एक मिसयूज़ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मोबाइल हाइजीन। तो मोबाइल हाइजीन हमें बड़ा ध्यान रखना है। माना कोई कॉल कर रहे हैं तो 1-2 मिनट में कॉल फिनिश हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया का यूज़ 30 मिनट तक करें, ज़्यादा ना करें। अच्छा, परिवार में जुड़े रहें। अगर एक कंबाइंड फैमिली होती है जिसमें सब लोग होते हैं, तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, मेंटल सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। अगर 2 भाई में से एक भाई कम पैसा कमा रहा है और एक ज़्यादा कमा रहा है, तो दोनों को एवरेज करके दोनों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ जाते हैं। अगर वो अलग अलग हैं तो सारी जिम्मेदारी एक पेरेंट्स का है। तो इस कारण से दिमाग की बीमारियां और नींद की बीमारियां तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो नींद की बीमारियों के लिए मेरा आपसे कहना है कि इवनिंग वॉक जरूर करें, आधा घंटा से 1 घंटा इवनिंग वॉक करें, और अपना स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। सोने का टाइम, जगने का टाइम अपना फिक्स रखें। अपने शेड्यूल्स को गड़बड़ मत करें। ऐसा ना करें आज 6 घंटे सो रहे हैं, कल 12 घंटे, परसों 18 घंटे, वो सही नहीं है। अच्छा, एक साथ आपका लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी सुंदर फिक्स होनी चाहिए। अगर उसको चेंज करेंगे तो आपके ब्रेन के हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स कंफ्यूज होंगे, तो वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर देखिए, नींद जो लाता है वो हार्मोन मेलाटोनिन होता है, वो हमारा सबसे पहला खुशी वाला हार्मोन होता है। जिस आदमी को नींद नहीं आती, इसका मतलब वो खुश नहीं है, और जो आदमी खुश नहीं है वो जीवन में कामयाब भी नहीं हो सकता।
सोचता है, वो अपनी फील्ड में काम ही नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया। बल्कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बहुत खराटे लेते हैं, बहुत स्नोरिंग करते हैं। मैं बहुत जल्दी उनको आपके पास भेजने वाला हूँ जिन सर। लोगों को कराटे आते हैं उनको मेरा राय है, देख लें वो कराटे बेनाइन है। बेनाइन मतलब नुकसानदायक नहीं है, सर और अगर नुकसानदायक है तो उनका इलाज कराएं। कराटे मतलब आपके ब्रेन में और हार्ट में, कुछ आप होगा, सो रहे हैं जग रहे हैं, आपका ब्रेन और हार्ट तो 24 घंटे काम काम कर रहे हैं। करता है। तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम होगी तो उसमें डैमेज हो सकता है। उसमें ब्रेन, एक जो मैंने स्ट्रोकिंग यंग पे रिसर्च की है करीबन 3,500 आदमियों पे, उसमें जो OSA है, जो कराटे वाली बीमारी जिसमें सांस बंद हो जाता है, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण उभर के आया है यंग पॉपुलेशन में। सर और इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन ओबेसिटी से हुआ है। जिनकी सेंट्रल ओबेसिटी होती है उनको कराटे ज़्यादा आते हैं, तो इसका ध्यान क्या बात रखना है। है। अच्छा, इवनिंग वॉक करें, अपने वेट को संतुलित रखें, सेंट्रल ओबेसिटी कम रखें सर और रेगुलर चेकअप करें, तो इससे हम OSA की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सर जैसे मोबाइल की बात चली, आजकल मोबाइल बहुत चल रहा है, तो देखने को मिल रहा है कि बच्चे आजकल बहुत दिमागी बीमारियां बढ़ रही हैं। देश में बच्चे मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। तो सर मोबाइल इसका मुख्य कारण है सर, कैसे बचा जा सकता है इससे? मल्टीपल इश्यूज हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है। अगर आजकल हम बात करें कि जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारे डिसऑर्डर आ रहे हैं। सर अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमने आजकल जो लो बर्थ वेट के बच्चे होते हैं, कम वजन के बच्चे हैं, सर नर्सरी में हमने रखा उनको, उनकी लाइफ को सेव कर लिया, सर लेकिन बाद में क्या होता है, उनमें कई सारे मेंटल डिसऑर्डर आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं एक सिंपल आपको क्लू दूंगा, ये क्लू हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। सर जब बच्चा पैदा होता है, 2 महीने का बच्चा आई कांटेक्ट करके माँ से हंसता है। हंसता है। आई कांटेक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट साइन है ब्रेन डेवलपमेंट का। Right. अगर कोई पेशेंट कोमा के अंदर है और उसके अटेंडेंट मुझसे पूछते हैं कि साहब ये ठीक होगा नहीं होगा, तो अगर पेशेंट ने आई कांटेक्ट करना शुरू कर दिया तो ठीक होने वाला है, होने वाला और अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो बीमार है, वो ठीक नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट साइन। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है, अगर 2 महीने का बच्चा माँ की आंखों में आंखें डाल के नहीं हंसता है, जिसे सोशल स्माइल कहते हैं, तो बीमार है। 4 महीने का बच्चा गर्दन संभालता है, उसे गोद में लेंगे पूरा 180 डिग्री गर्दन संभालेगा, तो वो नॉर्मल है। 6 महीने का बच्चा बैठ जाता है, 1 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है। अगर उसने 4 पार्ट ये कर लिए तो न्यूरोलॉजी में पास है, वो नॉर्मल है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आजकल बोलने की प्रॉब्लम बहुत बच्चों में आ गई, लेट बोल रहे हैं, सर बच्चा बोल ही नहीं रहा। जब से परिवार का साइज छोटा हो गया है, माता पिता जो सोशल मीडिया में पूरा बिजी हैं, हर एक के पास अपने फ़ोन हैं, बच्चे अपने टैब देख रहे हैं, तो उसका जो एक्सपोजर है, ह्यूमन एक्सपोजर है, वो कम हो गया है। तो उस कारण से बोलना भी कई लोगों में लेट है, जिसे स्पीच डिले कहते हैं। इसके लिए मैंने एक सिंपल फार्मूला बनाया है। कई बार पेरेंट, 6 साल का पेरेंट मेरे पास आए कुछ दिन पहले, डॉक्टर पेरेंट्स, वो बोलते हैं साहब मेरा बच्चा बोलता नहीं है। तो मैंने पूछा कि आपको पता लगा नहीं कि बच्चा बोलता नहीं है? बोले हमने सोचा कि बोल ही पड़ेगा, घर में सब बच्चे लेट बोलते हैं। मेरी माँ ने कहा कि तू भी लेट बोला था, हाँ, यही होता है सर। अक्सर हम कहानी बना देते हैं, लेकिन हमें इसमें भ्रम में नहीं पड़ना है। एक सिंपल फार्मूला है, रूल ऑफ 2, 2 का नियम। 2 साल का बच्चा अगर 2 शब्द बोल लेता है आपका, 2 शब्द मतलब कैसे? मोबाइल फ़ोन दो, खाना दो, बाहर जाऊँगा। 2 साल का बच्चा 2 शब्द बोल लेगा, पास, नॉर्मल। अगर नहीं बोल रहा है तो स्पीच डिसफंक्शन, स्पीच डिले हो गया, चल रहा है। उसको इवैल्यूएशन करना जरूरी है ताकि बाद में दिक्कत ना आए। एक तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों में आजकल बढ़ रही है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सब बच्चा हमारा बहुत शर्मिला है। मतलब शर्मिला का मतलब आंख से आंख नहीं मिलाता, आई कांटेक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, आई कांटेक्ट ना आना अपने आप में बीमारी है। ठीक है। आई कांटेक्ट नहीं करता, अकेले पसंद करता है, रूम में बैठे रहता है, किसी से बात नहीं करता। पानी चाहिए इशारे से बात करेगा, खाना चाहिए इशारे से बात करेगा, माँ को पकड़ के ले जाएगा। तो ये जो बहुत शर्मीले बच्चे जिसको पेरेंट्स कहते हैं, ये ऑटिज्म है। ऑटिज्म बहुत बढ़ गया है, ऑटिज्म बड़ा कॉमन चीज़ आजकल आ गया है। और एक चौथा कंडीशन जो है, जैसे सपोज आपके यहाँ कोई बच्चा आए और वो आराम से बैठे ना, नॉर्मल से अधिक चंचल हो, ये कुर्सी तोड़ी, ये आला फेंक दिया, ये पेन तोड़ दिया, मतलब भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं, उसको बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। बच्चा ध्यान नहीं लगाता, पढ़ाई नहीं करता, बोलने में लेट है, भागा दौड़ी ज़्यादा करता है, जो मिल जाए सबको धक्का मारेगा, सबसे लड़ाई करेगा, मतलब हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हुआ। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। बच्चा दिखने में सही है, चलने फिरने में सही है, छोटा सा ऐब है, या तो पढ़ नहीं पाता या उसको लिख नहीं पाता। जैसे आपने एक पिक्चर देखी थी तारे ज़मीन पे, उसमें क्या है, वो बच्चा, उसे कंफ्यूजन है, 26 लिखोगे तो आपको 62 लिख देगा, नीचे से ऊपर कंफ्यूजन है, लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन है। बच्चा आपका 4 साल के बाद भी लेफ्ट का जूता राइट में पहन रहा है, राइट का लेफ्ट में पहन रहा है, उसे ओरिएंटेशन गड़बड़ है, लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन गड़बड़ है। तो ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी। मेरे पास बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने में बहुत होशियार हैं, एग्जाम में 0 मार्क्स, लिख ही नहीं पाते हैं, लिखना नहीं आता उनको। तो लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका अगर इंसिडेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये पेरेंट्स जो हम कहते हैं कि बच्चा ख़राब है, निकम्मा है, ध्यान नहीं देता, पढ़ता नहीं, मुझे लगता है वो सारे बच्चे मोस्टली लर्निंग डिसेबिलिटी के होते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है, उन्हें हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है।
उन्हें करेक्ट करने की ज़रूरत है। जिस फील्ड में, जिस स्किल में वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, ब्रेन का जो हिस्सा वीक हो रहा है, उसे हमें सेंसरी स्टिमुलेशन देना है। उसके लिए हमारे पास DMR न्यूरो डेवलपमेंट स्कूल है पूरा ऐसे बच्चों के लिए, अच्छा। जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, ADHD के बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं। तो उस माध्यम से हम वहाँ हेल्प करते हैं। पहले ये सब स्कूल्स बड़े शहरों में हुआ करते थे, अब जो है हमारे पास जो ग्रेड 2 का शहर है मुरादाबाद, टायर 2 सिटी है, वहाँ भी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया सर, मतलब से ऐसा लग रहा है कि DMR है तो किसी भी पेशेंट को चिंता नहीं होनी चाहिए दिमागी तरह की। मेरे हिसाब से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइमली हमें उसको इंटरवेन करना है। बहुत बार जैसे मैंने बताया, डॉक्टर हैं, 6 साल का बच्चा बोल नहीं रहा है, वो आज तक नहीं समझ पाया कि मेरे बच्चे में क्या वो जबकि डॉक्टर हैं, वो खुद डॉक्टर हैं। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला बनाया, रूल ऑफ 2। 2 साल का बच्चा 2 शब्द ना बोले तो उसको प्रॉब्लम है, स्पीच डिसफंक्शन, स्पीच डिले है, आप उसको आराम से करिए। और स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। जैसे मैंने बताया था, अगर कोई नॉर्मल आदमी की स्पीच एकदम गायब हो जाती है या कम हो जाती है, बोलने का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो ब्रेन में प्रॉब्लम है। बोलना दिमाग का काम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। जैसे कि मिर्गी की बीमारी एक बहुत टाइम से चली आ रही है, और सर ये मतलब आज भी खूब चल रही है। सर आपने पिछले टाइम बहुत इस पे लेक्चर दिए, काफी कैंप लगाए इसमें, तो सर ये क्या लगता है, बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाती है सर, क्या है बीमारी? यस, एपिलेप्सी, मिर्गी मतलब एपिलेप्सी सर। अच्छा, एपिलेप्सी के कई कारण हैं सर। एक तो जो बच्चे जन्म से ही दिमाग से कमजोर होते हैं, उनमें एपिलेप्सी होती है, तो न्यूनेटल सीजर्स बोलते हैं। अगर पहले साल या दूसरे साल में आई तो उसको इन्फेंटाइल सीजर्स बोलते हैं। देन कुछ एपिलेप्सी दिमाग में, जैसे आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट काफ़ी कॉमन हो गए हैं, तो दिमाग में चोट लगने के बाद ग्लायसिस हो जाता है, कुछ हिस्सा हार्ड बन जाता है, तो लंबे टाइम तक उसके दौरे पड़ते हैं। ठीक है। और अपने अगर बात करें वेस्टर्न यूपी की, तो यहाँ पे इन्फेक्शन बड़े कॉमन है, कीड़े वाली गांठ दिमाग में, TB वाली गांठें, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। मैंने एक डाटा एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में प्रोड्यूस किया, तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ पेशेंट हैं कीड़े वाली गांठ के, वो तो उनके पूरे देश में नहीं है, हमारे पास अकेले मुरादाबाद में इतने मिल जाएंगे। तो इन्फेक्शंस आर को कॉमन। तो सबसे पहले तो किसी बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन है, बचाओ। अगर हम हेड ट्रॉमा से बचें, अगर हम हेलमेट्स पहने, मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट जो कार बाइक एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड ट्रॉमा होने के बाद जीवन भर एपिलेप्सी आती है, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले आपको हाइजीन पे ध्यान। हैंड वॉशिंग जो है सबसे आसान, सबसे सस्ता टूल है। अगर आप साफ से हाथ धो लें तो बहुत सारे इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। तो इन्फेक्शन है। देन आजकल ट्यूमर्स भी बढ़ रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर पहले कॉमन नहीं हुआ करते थे, कैंसर इन जनरल बढ़ रहा है हर जगह। जो ब्रेन ट्यूमर्स बढ़ रहे हैं उसमें भी एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन है। तो अगर एपिलेप्सी इन जीस्ट बात करें तो 60 से 70% एपिलेप्सी ऐसी होती है जो अगर हम प्रॉपर्ली डायग्नोज करें, टाइमली इलाज करें तो 3 से 5 साल में ठीक हो जाता है। जो 30% केसेस में लंबा चलता है, वो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट एपिलेप्सीज हैं, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स की जरूरत पड़ती है हमें। लेकिन अगर शुरू से हम ध्यान दें, डायग्नोज कर लें, प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए तो काफ़ी हद तक रिकवरी है। आपको पता, बड़े बड़े लोग हैं जिनको एपिलेप्सीज है। लिएंडर पेस एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उनको एपिलेप्सी है। टेनिस प्लेयर है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा फील्डिंग करते हैं, उनको एपिलेप्सी है, लेकिन वो अपनी दवाई नियमित टाइम से खाते हैं, रेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गुड प्लेयर्स, नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, एपिलेप्सी के साथ नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। बस उसे समझना पड़ेगा। अगर हम बीमारी को समझ लें तो आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर भ्रमित रहते हैं तो आधी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी पड़ी है, आपके सामने बेहोश होकर गिरा है, एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, उसके मुंह में पानी डाल दें। जैसे ही पानी डाला, उसके रेस्पिरेशन में घुस जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, सांस की नली में चला जाएगा, तो बजाय के फायदे के नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कोई पेशेंट अगर एपिलेप्सी का है, उसको हल्का सा ABC का ध्यान रखना है। एयरवे, हमारी सांस की नली पेटेंट होनी चाहिए, ऐसे करके हल्का सा गला करना है या लेफ्ट करवट से लेटा देना है। B, उसको देखना है सांस ले रहा नहीं ले रहा तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करेंगे। आप अपना रुमाल रख के माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर सकते हैं और नियरेस्ट हॉस्पिटल भेज सकते हैं। फिर C, सर्कुलेशन, आपका नब्ज चल रही है, आपका हार्ट चल रहा है नहीं, अगर हार्ट नहीं चल रहा है तो CPR दे सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी में मेरा ये है कि कोई पेशेंट, अगर कोई आदमी आपके सामने रोड पे पड़ा है, तो चाहे वो एपिलेप्सी का हो, चाहे कार्डियक अरेस्ट का हो, कुछ भी हो, आपको ABC का ध्यान हमें पब्लिक को सिखाना पड़ेगा। हमें पहले देखना है कि एयरवे ठीक है, सांस लिया जा रहा है और सर्कुलेशन ठीक है, नहीं है तो CPR देना। एक बेसिक ट्रेनिंग आजकल यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, पब्लिक कॉलेज। सर इसमें से गोल्डन पीरियड कुछ होता है, कितने घंटे तक अगर हो तो? एपिलेप्सी का बेस्ट ये है, फर्स्ट एपिसोड एपिलेप्सी का आए तभी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो, उसको डायग्नोज कर लो, कंफ्यूज मत करो। बहुत बार क्या करते हैं लोग, ये ओपरी बीमारी है, हाँ ये कहते हैं सर, कॉमन है, ओपरी बीमारी है, वो जूता सुंघा दो, पूजा कर लो। सही है, आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पूजा में आस्था, कोई दिक्कत नहीं, करिए। लेकिन क्या है, अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज पूरा होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये महिलाओं में आजकल 40-50 साल की एज में बहुत बीमारी बढ़ रही है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सुन्न होना, पैर में
मतलब चुभना कुछ, ये बहुत चल रहा है सर। काफ़ी कॉमन हो गया है सर ये। तो सर। रीज़न इसका क्या है कि एक तो क्या है ना कि हम लोगों ने क्या है, जो नॉर्मल हमारी एक्सरसाइज थी वो चलना छोड़ दिया है। हम लोगों ने वॉक करना छोड़ दिया है। अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि सिंगल एक्सरसाइज बताइए डॉक्टर साहब जो हमारी कमर के लिए बेस्ट है, तो मैं एक ही एक्सरसाइज बताऊँगा, वॉक करना। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, अगर हम 1 घंटा रोज़ चलें, तो मेरे ख्याल से 60% जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर से बच जाएँगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसा कोई इसका कॉस्ट भी नहीं है, चलने में कोई महंगाई भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता है आपको। तो हमें जो है, तो आजकल क्या है, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, हम लोग सोशल मीडिया में बिजी रह गए हैं, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो गए हैं, लोग 9-9 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा। और खासकर महिलाएं जो 40 से 50 साल की आप बात कर रहे हैं, वो मेनोपॉजल एज ग्रुप होता है जिसमें उनके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, उनके जो नॉर्मल हार्मोन्स कम होने वाले होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनको जो नसों की बीमारियां हैं, जो पेरिफेरल नर्व की बीमारियां हैं, जैसा आपने बताया हाथों में सुन्नी है, सर। तो कार्पल टनल सिंड्रोम है। सपोज एक महिला बोलती है रात में मुझे हाथों में बहुत झंझनाहट हो रहा है, सुनपन आ रहा है, तो वो नर्व यहाँ दब गई, मीडियन नर्व, उसे कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। सर। तो बहुत बार उसको भी हम कंफ्यूज करते हैं कि कोई नर्व की प्रॉब्लम है, टेढ़ा मेढ़ा, उसमें हमें ज़्यादा कलाई का मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, उसको हमें कलाई को रिस्ट्रिक्ट करना है, बैंड्स आते हैं, और प्लस डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। आप नियरेस्ट अपने न्यूरोलॉजी सेंटर से डायग्नोस कर सकते हैं। देन बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये देखा गया जब से ओबेसिटी बढ़ रही है, बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिस्क बाहर निकल जाती हैं, आपकी नर्व जो है, जो हिप के नीचे से नर्व आ रही है, कंप्रेस हो जाती हैं, जिसको लंबोसेकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। गर्दन में आके बीमारी आके हाथ की नसें दब जाती है, हाथ में दर्द होता है, झंझनाहट होता है, सुनपन होता है। मैं एक सिंपल निशानी बता रहा हूँ, अगर किसी को हाथों में या पैरों में या कहीं बॉडी में दर्द है, झंझनाहट है, सुनपन है, जलन है, तो नसों की बीमारी है। तो अपना नसों का टेस्ट करा लीजिए, जिसे एनसीवी टेस्ट बोलते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, डीएमआर में होता है, डीएमआर में अवेलेबल है। तो अपना डायग्नोज करके उसको करें। तो जब महिलाओं को न्यूट्रिशन प्रॉपर खाना चाहिए, मेनोपॉजल एज में न्यूरो की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो उसके लिए आप अपना डाइट पे पूरा ध्यान रखें, और कोई भी प्रॉब्लम होने से अपनी बीमारी को डायग्नोज जरूर कर लें, कंफ्यूजन ना फैलाएं। जैसे अब स्पाइनल कॉर्ड में टीबी बड़ी कॉमन है, मैं आज ही का वाकया बताऊं, मैं भी पेशेंट देख के आया हूँ। अब उसको 2 साल से क्या है कि कमर में दर्द हो के पैर में दर्द जा रहा है, अब 3 दिन से चलना ही बंद हो गया। अब उसको देखा तो उसको स्पाइनल कॉर्ड की टीबी है, अब वो नॉर्मल कमर दर्द समझ के और गोली खाया जा रहा है। तो क्या है कि जो भी बीमारी हो आपको, चाहे ब्रेन की हो, स्पाइनल कॉर्ड की हो, नर्व की हो, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है भाई। डायग्नोसिस करके हम देख लें कि कंडीशन कोई खराब तो नहीं है, सिवियर तो नहीं है, सिवियर है तो ट्रीटमेंट करिए, माइल्ड है तो एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से ठीक हो सकती है, उसकी राय लें। बहुत बढ़िया सर, इतना मजा आया आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है कि आप ज्ञान का भंडार है इसमें। और सर डीएमआर को हमारी तरफ से बहुत विशेष, बहुत तरक्की करे, बहुत प्रगति करे। बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा सर, मेरे व्यूअर्स को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। एक सर छोटा सा मोमेंटो देख के आपको सम्मानित करना चाहेंगे सर। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।